नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड की। ये समय है रफली 600 बीसी से 600 सीई का, और हम फोकस करेंगे किंग्स यानी राजाओं, फार्मर्स यानी किसानों और टाउन्स मतलब शहरों पर। उनकी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास कई तरह के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पत्थर या मेटल पर लिखा होता है, शिलालेख। फिर पुराने टेक्स्ट्स हैं, ग्रंथ हैं, कॉइन्स यानी सिक्के हैं, और विजुअल मटेरियल्स जैसे मूर्तियाँ, चित्र वगैरह। सही। ये वो समय था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद लगभग 1500 सालों में इंडिया में काफी बड़े चेंजेस, बदलाव आ रहे थे। जैसे ऋग्वेदा लिखा गया, खेती एग्रीकल्चर फैली, और साउथ इंडिया में एक खास चीज शुरू हुई, शवों को बड़े पत्थरों, जिन्हें मेगालिथ्स कहते हैं, उनके नीचे दफनाना। साथ में आयरन टूल्स, लोहे के औजार भी रखते थे। बिल्कुल। और फिर अराउंड 600 बीसीई बड़े स्टेट्स, राज्य और एम्पायर्स, साम्राज्य बनने लगे। खेती ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुई और नए शहर बसे। इन सबको समझने में ना जेम्स प्रिंसेप जैसे स्कॉलर्स का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने 1830s में ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स, लिपियों को डाइसिफर कर लिया, मतलब पढ़ लिया। इसी से हमें किंग अशोका जैसे रूलर्स के बारे में बहुत कुछ पता चला, जिन्हें इंस्क्रिप्शंस में पियादस्सी भी कहा गया है, मतलब देखने में प्रिय। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं अर्लीस्ट स्टेट से। करीब 600 बीसीई में 16 महाजनापद थे, बड़े राज्य समझ लीजिए, जैसे वज्जी, मगधा, कोशाला। ज्यादातर में तो किंग्स थे, राजा थे, पर कुछ गणास या संघास भी थे। वहां कोई एक राजा नहीं, बल्कि एक ग्रुप का शासन था, जिसे ओलिगार्की कहते हैं। और मजे की बात यह है कि महावीर और बुद्ध वो इन्हीं गणास से थे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हर महाजनपद की अपनी कैपिटल सिटी, राजधानी होती थी, जो अक्सर फोर्टिफाइड होती थी, मतलब किले से घिरी हुई। अब इन्हें चलाने के लिए रिसोर्सेज यानी संसाधन तो चाहिए थे, तो धर्मसूत्रास जैसी किताबों में रूलर्स के लिए नियम लिखे थे। ये रूलर्स अक्सर क्षत्रिय होते थे। नियम थे कि किसानों, व्यापारियों से टैक्स लेना है, सेना रखनी है। उस जमाने के ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं, जो आम लोगों की भाषा थी। इन 16 महाजनपदों में से मगधा, आज का बिहार, इतना पावरफुल, शक्तिशाली कैसे बन गया? क्या खास बात थी वहां? देखिए, कई फैक्टर्स थे। एक तो जमीन बहुत फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, खेती अच्छी होती थी। फिर पास में आयरन माइंस, लोहे की खदानें थीं, जिससे हथियार और औजार बनाना आसान था। जंगलों से सेना के लिए एलिफेंट्स, हाथी मिल जाते थे। और गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज से ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात और व्यापार बहुत आसान था। और हाँ, बिंबिसारा, अजातशत्रु जैसे एम्बिशियस किंग्स, बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा भी हुए वहां। उनकी कैपिटल पहले राजागृह थी, जिसे आज राजगीर कहते हैं, बाद में पाटलिपुत्रा बनी, जो आज का पटना है। और इसी मगधा से मौर्यन एम्पायर उभरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी फाउंडेशन रखी अराउंड 321 बीसीई, और उनके पोते अशोका, वो तो बहुत फेमस हुए। उन्होंने कलिंगा, आज का ओडिशा, को जीता। हालांकि वो एक बहुत भयंकर युद्ध था। हाँ, मौर्यंस के बारे में जानने के लिए हमारे पास कई सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजी यानी खुदाई से मिली चीजें। मेगास्थनीज, जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, उनके राइटिंग्स हैं। कौटिल्य की मानी जाने वाली अर्थशास्त्र है। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट्स भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अशोका के इंस्क्रिप्शंस, उनके शिलालेख। अशोका ने धम्मा का प्रचार किया। ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक कोड ऑफ कंडक्ट था, जीने का तरीका। जैसे बड़ों का आदर करना, स्लेव्स और सर्वेंट से अच्छा बर्ताव करना, और दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना। इतना बड़ा एम्पायर था, उसे चलाने के लिए 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए थे। एक तो कैपिटल पाटलिपुत्र, और 4 प्रोविंशियल सेंटर्स, टैक्सिला, उज्जैनी, टोसली और सुवर्णगिरी। पर शायद इतने बड़े एम्पायर में हर जगह कंट्रोल एक जैसा नहीं रहा होगा, है ना? दूर दराज के इलाकों में शायद कम कंट्रोल हो। कम्युनिकेशन और आर्मी, ये तो बहुत जरूरी रहे होंगे। बिल्कुल। अशोका ने धम्मा फैलाने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए थे, जिन्हें धम्मा महामत्ता कहा जाता था। हिस्टोरियंस, इतिहासकार मौर्यन एम्पायर को और खासकर अशोका को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो पावरफुल थे, लेकिन उनके मैसेजेस में एक तरह की ह्यूमिलिटी, विनम्रता दिखती है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि ये एम्पायर सिर्फ करीब 150 साल ही चला, और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट,
मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं फैला था। ओके। तो मौर्यंस के बाद क्या हुआ, खासकर साउथ इंडिया में? हाँ, मौर्यंस के पतन के बाद साउथ में नए सरदारियां और राज्य उभरे, जैसे चोलाज, चेराज, पांड्याज। इस पूरे इलाके को तमिलकम कहा जाता था। यहाँ किंग्स के साथ साथ चीफ्स यानी सरदार भी काफी पावरफुल थे। इनके बारे में हमें संगम टेक्स्ट्स, जो पुरानी तमिल कविताएं हैं, उनसे काफी जानकारी मिलती है। और वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में सतवाहलाज और शकाज जैसे रूलर्स आए, जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरी के व्यापार से काफी धन कमाया। अच्छा, और कुछ राजा तो खुद को देवताओं जैसा दिखाने की कोशिश करते थे। हाँ, ये भी एक ट्रेंड था। जैसे कुशानाज, जो 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE के बीच थे, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली हैं और वो देवापुत्रा यानी सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा जैसा टाइटल इस्तेमाल करते थे, शायद चाइनीज रूलर से इंस्पायर होकर। फिर बाद में गुप्ता एम्पायर आया 4th सेंचुरी CE से। वो काफी हद तक अपने सबॉर्डिनेट्स यानी सामंतों, सामंतास पर निर्भर थे। गुप्तास के बारे में हमें प्रशास्तीस से बहुत पता चलता है। प्रशास्तीस मतलब राजाओं की तारीफ में लिखी गई कविताएं या लेख, जैसे समुद्रगुप्ता की प्रयागा प्रशास्ती जो इलाहाबाद पिलर पर है। ये तो हुई राजाओं की बात, पर आम लोग, कॉमन पीपल, वो राजाओं के बारे में क्या सोचते थे? क्या उनके रिलेशंस ठीक थे? इसके लिए जातका टेल्स जैसी कहानियां इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। ये बुद्धिस्ट कहानियां हैं। इनसे पता चलता है कि रिश्ते अक्सर स्ट्रेन्ड मतलब तनाव भरे होते थे, खास तौर पर हाई टैक्सेस, ऊंचे करों को लेकर। एक कहानी है गंडादिंदु जातका। उसमें बताया गया है कि कैसे एक बुरे राजा से तंग आकर लोग गांव छोड़कर जंगल भाग जाते थे। ओह, तो मतलब सब कुछ ठीक नहीं था। अच्छा, फार्मिंग, खेतीबाड़ी में क्या तरक्की हुई इस दौरान? हाँ, खेती को इम्प्रूव करने के लिए नई टेक्निक्स आईं, जैसे आयरन प्लाउशेयर यानी लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल बढ़ा, खासकर गंगा घाटी जैसे इलाकों में। पैडी ट्रांसप्लांटेशन यानी धान की रोपाई की टेक्निक भी फैली, जिससे पैदावार बढ़ी। इरिगेशन, सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया। कुएं, तालाब, कैनाल्स बनाए गईं। जैसे गुजरात में सुदर्शना लेक का जिक्र मिलता है, जिसे मौर्यों के समय बनाया गया और बाद में मरम्मत भी कराई गई। लेकिन इन सब का फायदा शायद सबको बराबर नहीं मिलता था। गांव में सोशल डिफरेंसेस बढ़ रहे थे, जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, छोटे किसान थे, बड़े जमींदार थे जिन्हें पाली टेक्स्ट में गहापति कहा गया है, और विलेज हेडमैन, गांव का मुखिया भी होता था, जो अक्सर पावरफुल होता था। तमिल लिटरेचर में भी हमें ऐसे ग्रुप्स का जिक्र मिलता है, वेलालार, बड़े जमींदार, उजावर, हल चलाने वाले किसान, और अदिमाई दा। और जमीन दान में देने का भी चलन था, है ना? लैंड ग्रांट्स। हाँ, लैंड ग्रांट्स दिए जाने लगे, खासकर ब्राह्मणास को। ऐसे ग्रांट को आग्रहारा कहते थे। ये ग्रांट्स अक्सर कॉपर प्लेट्स, तांबे की प्लेटों पर रिकॉर्ड किए जाते थे ताकि सबूत रहे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कुछ विमेन, महिलाओं द्वारा दिए गए लैंड ग्रांट्स के भी रिकॉर्ड मिलते हैं, जैसे प्रभावती गुप्ता, जो एक वाकाटका क्वीन थी। ये इसलिए खास है क्योंकि उस समय के लीगल टेक्स्ट जैसे धर्मशास्त्र में आमतौर पर महिलाओं को जमीन पर अधिकार नहीं दिया जाता था। वाओ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब जरा शहरों और व्यापार, टाउन्स एंड ट्रेड की बात करते हैं। बिल्कुल। 6th सेंचुरी BCE से ही नए शहर बसने लगे थे। इनमें से ज्यादातर महाजनपदास की राजधानियां थीं या फिर इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स पर बसे थे, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार जो एक कोस्टल टाउन था, मथुरा जो एक बड़ा कल्चरल सेंटर था। इन शहरों में राजा, अमीर लोग, ऑफिशियल्स रहते थे। और खुदाई में क्या मिला है इन शहरों से? खुदाई में काफी चीजें मिली हैं। बहुत ही फाइन पॉटरी मिली है, जिसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW कहते हैं। शायद ये अमीर लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, ये सब भी मिले हैं। और हमें वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, मतलब दान देने वालों के छोटे छोटे रिकॉर्ड, जो अक्सर मंदिरों या स्तूपों पर लगे होते थे। इनसे पता चलता है कि शहरों में बहुत तरह के लोग रहते थे। धोबी, वॉशरमैन, बुनकर, वीवर्स, लिपिक, स्क्राइब्स, बढ़ई, कारपेंटर्स, कुम्हार, पॉटर्स, सुनार, गोल्डस्मिथ्स, लोहार, ब्लैकस्मिथ्स, व्यापारी, मर्चेंट्स वगैरह। इन व्यापारियों और आर्टिजन्स, शिल्पकारों के अपने ऑर्गेनाइजेशंस भी होते थे, जिन्हें गिल्ड्स या श्रेणी कहा जाता था।
ये शायद कच्चा माल खरीदते थे, प्रोडक्शन को रेगुलेट करते थे और माल बेचते थे। और ट्रेड कहाँ-कहाँ तक होता था? ट्रेड रूट्स जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से बहुत दूर तक फैले थे। सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और शायद यूरोप तक भी। क्या ट्रेड होता था? नमक, अनाज, कपड़ा, मेटल ओर्स, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, मसाले, खासकर पेपर, काली मिर्च, जिसकी रोमन एम्पायर में बहुत मांग थी, और सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी। जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे वो बहुत अमीर हो जाते थे। उन्हें प्राकृत में सेठीज और तमिल में मसतवन कहा जाता था। साउथ इंडिया में रोमन कॉइन्स का मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि रोम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक्स थे। और ट्रेड में कॉइन्स, सिक्कों का क्या रोल था? कॉइन्स ने ट्रेड को बहुत आसान बना दिया। सबसे पहले पंचमार्क कॉइन्स चले, जो चांदी और तांबे के होते थे, करीब 6th सेंचुरी BCE से। इन पर कुछ सिंबल्स बने होते थे। फिर इंडो ग्रीक्स, जो नॉर्थ वेस्ट में रूल करते थे, उन्होंने पहली बार ऐसे सिक्के चलाए जिन पर राजा का नाम और इमेज बनी होती थी। कुशानाज ने सबसे पहले सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, बड़े पैमाने पर जारी किए 1st सेंचुरी CE में। ये वजन में रोमन सिक्कों जैसे ही थे। गुप्ताज ने भी बहुत शानदार सोने के सिक्के जारी किए जो अपनी प्योरिटी, शुद्धता के लिए मशहूर थे। लेकिन 6th सेंचुरी CE के बाद हमें सोने के सिक्के कम मिलने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हिस्टोरियंस में डिबेट है। कुछ कहते हैं कि ट्रेड कम हो गया, कुछ और कारण बताते हैं। अच्छा, वापस इंस्क्रिप्शंस पर आते हैं। आपने बताया जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी पढ़ी। ये कैसे हुआ और खरोष्ठी कैसे पढ़ी गई? हाँ, तो जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, उन्होंने इंडियन पंडित्स की मदद ली। उन्होंने पाया कि ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पियादसी नाम आता है। कुछ जगहों पर अशोका नाम भी मिला। तब जाके ये लिंक बना। उन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट, जो हिंदी संस्कृत के लिए यूज होती है, से मिलती जुलती एंशिएंट ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अक्षरों को पहचाना। खरोष्ठी स्क्रिप्ट, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यूज होती थी, उसे पढ़ने में इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों से मदद मिली। उन सिक्कों पर राजा का नाम ग्रीक और खरोष्ठी दोनों स्क्रिप्ट्स में लिखा होता था। तो ग्रीक पढ़कर उन्होंने खरोष्ठी अक्षरों को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे अपोलोडोटस नाम से APLDT अक्षर पहचान लिए। कमाल है। तो इन इंस्क्रिप्शन से हमें अशोका के टाइटल जैसे देवानम पिया, मतलब बिलवड ऑफ द गॉड्स, और पियादसी, प्लेजेंट टू बीहोल्ड, पता चले। लेकिन क्या इन इंस्क्रिप्शंस पर पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं? इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? हाँ, लिमिटेशंस तो हैं। पहली बात तो टेक्निकल लिमिटेशंस हैं। अक्षर बहुत फेंट हो सकते हैं, मिटे हुए हो सकते हैं, जिससे पढ़ना मुश्किल होता है। कई बार वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वो आज के कॉन्टेक्स्ट से अलग हो सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस आज तक बचे हों। बहुत से नष्ट हो गए होंगे। एक और बड़ी लिमिटेशन ये है कि जो कुछ लिखा है वो हमेशा सच नहीं होता। ये अक्सर उसी का पर्सपेक्टिव, नज़रिया दिखाता है जिसने उसे बनवाया है। जैसे राजा अपनी जीत या दान की बात लिखवाएगा, अपनी हार या रोज़मर्रा की चिंताओं की नहीं। तो ये हमें ज़्यादातर रूलर्स या एलीट लोगों की कहानी बताते हैं। आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनके दुख सुख के बारे में इनसे ज़्यादा पता नहीं चलता। तो आज हमने एंशिएंट इंडिया के इस लंबे दौर CE 600 BCE से 600 CE के किंग्स, फार्मर्स, टाउन्स, एम्पायर्स, ट्रेड और खासकर इंस्क्रिप्शंस को समझने की एक कोशिश की। आखिर में अपने लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर इंस्क्रिप्शन ज्यादातर रूलर्स या रिच लोगों का नजरिया दिखाते हैं, तो आम लोगों जैसे किसानों, कारीगरों, मजदूरों की जिंदगी और उनकी सोच इन ऑफिशियल रिकॉर्ड से कितनी अलग रही होगी? इंस्क्रिप्शंस के अलावा और कौन से क्लूज, कौन से सुराग उनकी अनकही कहानियों को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।